व्हाट इज क्रैमर रूल? आपको कोई ना ऐसे क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कैलकुलेशन या बेसिक करेंगे, कैलकुलेशन आपने खुद करनी, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड एनी थ्री इक्वेशंस कैन बी गिवन, 3 4 जितनी मर्जी इक्वेशंस आपको गिवन हो सकती है, ठीक है। सो सपोज इक्वेशंस गिवन है आपको 6x, ध्यान से समझना सभी लोग, 6x प्लस, वेरी सिंपल, फ्री के मार्क्स हैं ये 5, 6x प्लस 5z इक्वल टू, डाटा में भी चेंज, कुछ ही 6 की 2 आ जाए, 3 आ जाए, एनीथिंग, आपने ऐसे समझना कि कुछ भी आ जाए। 16, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन सपोज 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13 and third equation suppose is given x plus 7y minus 2z equal to 3, ठीक है। and question is solve this equation with the help of Cramer rule, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, any problem writing this form, ax equal to b, this is okay, ax equal to b, this is okay. Yes, sir. So what is A is matrix that is coefficient of x, y, z. Coefficient मतलब जो x, y, z के साथ लगा है. So like this is 6, coefficient of x 1, 1. This is 2. This is -3, and this is 4, and this is 1, and then 7 and -2. This is x. So A. And second is x, capital X. What is capital X? Capital X is number of unknown, right in column matrix x, y, z. ये कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, x1 x2 x3 हो सकता है, एनीथिंग, नंबर ऑफ अननोन्स, बट आपने याद रखना है एक्स वाई जेड, दैट इज नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। एंड बी इज दैट इज राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में होता है, दैट दिस इज बी, 16, 16, दिस इज 13 एंड दिस इज 3. Any problem up to this step? This step up to this step is okay. Okay. Yes, sir. Okay. So now what is Cramer rule? Cramer rule क्या करता है, आपने सबसे पहले निकालना है डेल्टा, ध्यान से समझना, डेल्टा, डेल्टा स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट, ये आपको आता होगा, डिटर्मिनेंट आता है ना, डिटर्मिनेंट सभी को, 6 कितना, Yes, sir. 1 1 2 -3, वेरी सिंपल मेथड, मैंने इसी से स्टार्ट किया कि आप बच्चे थोड़े ज्वाइन कर लेंगे तो इधर 1 7 -2, ठीक है। आपने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके वही फर्स्ट रो से कितना आएगा, अगर एक कर दें 6 से करें तो 6, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6 एंड -28 एंड फिर इससे -1, ठीक है, कर लोगे एक्सपेंड, सारा कर लोगे ना एक्सपेंड, एक्सपेंड करोगे आपके पास ना डेल्टा आ जाएगा, ठीक है, आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने निकाला डेल्टा 1, डेल्टा 1, आफ्टर फाइंडिंग द डेल्टा आपने निकालना डेल्टा 1। व्हाट इज डेल्टा? जस्ट प्लेस दिस फर्स्ट कॉलम विद बी ओनली, ठीक है, रेस्ट 2 कॉलम्स आर सेम, ओके। जो ये डेल्टा 1 है इसके साथ आपने इसको रिप्लेस कर देना बस, तो क्या आएगा डेल्टा 1? डेल्टा 1 क्या है? ओनली डिटरमिनेंट इज 16, कितना आगे 13 एंड 3 एंड नेक्स्ट 2 कॉलम्स आर सेम, -3 एंड 7, वेरी सिंपल मेथड, फ्री के मार्क्स होते हैं अगर आपको ये समझ लग गया थोड़ा सा दिस, ठीक है। नाउ फाइंड द डेल्टा 1 आल्सो, ओके, डेल्टा 1, find the determinant of this also, okay, any problem delta 1? So we just No, place this first column of delta with the help of v. Similarly delta 2 क्या होगा, delta 2 similarly ऐसे ही delta 2 क्या होगा, what is delta 2? delta 2 होगा जो ये सेकंड कॉलम होगा, Second column. इसको रिप्लेस करेंगे b से, रेस्ट 2 columns are same, there is no change in first and third column, like this. Now this second column replaced by this 16, 13 and 3, and so this column is also same, 1 4
2। ऐसे मैं आज जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना सभी की कैलकुलेशन पेंडिंग करूंगा, हम कंसेप्ट पे जोर देंगे। दिस इज ओनली प्लस माइनस, वो आप कर लेंगे। सो सो वी फाइंड डेल्टा 2, ठीक है। सिमिलरली we find delta 3. Similarly we find delta 3. हाँ, anyone how to find delta 3? क्या करेंगे डेल्टा 3 में? अब टॉपिक आगे आना था, मैंने इससे स्टार्ट करा था। नाउ वी रिप्लेस दिस थर्ड कॉलम बाय बी। डेल्टा 3 भी निकल आएगा सभी का, निकाल लोगे इसमें। वी रिप्लेस दिस थर्ड कॉलम। हाँ, नाउ व्हेन वी फाइंड दिस 4 डेल्टा, एक डेल्टा आ जाएगा आपके पास, एक डेल्टा 1 आ जाएगा। मैं लिख ही देता हूँ इसको थोड़ा सा, कितना आएगा 6 2 1 1 -3 एंड 7, और ये कितना आएगा आपका 16। जस्ट रिप्लेस, वेरी सिंपल, जस्ट रिप्लेस b with the help of this column on. So now we अब हमारे पास कितने डेल्टा आ गए? एक डेल्टा आ गया, एक डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। नाउ व्हाट इज x? x क्या होता है? नंबर ऑफ दिस अननोन, जो फर्स्ट अननोन होता है, दैट इज नथिंग, दैट इज डेल्टा 1 बाय डेल्टा। डेल्टा 1 को डेल्टा से आपने क्या कर देना है? डिवाइड, ठीक है। सिमिलरली y क्या होगा? y क्या होगा? डेल्टा 2 बाय डेल्टा। बस जो ये आया होगा उसको, दोनों आंसर को डिवाइड कर देना। जेड क्या होगा? दिस इज डेल्टा 3 बाय डेल्टा। बस। सो फ्रॉम दिस, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है सभी ने। मैं इसका आंसर सीधा लिख देता हूँ, आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। इसका जब हम पूरा करेंगे तो x आपका 2 आएगा, ठीक है। y आपका कितना आएगा? 1। कुछ भी आ सकता है, इन फ्रैक्शन ऑल्सो, एनीथिंग। कई बार कट जाता है, कई बार नहीं कटता। दिस इज z इक्वल टू 3। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर Cramer रूल। नाउ एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट इन Cramer रूल? ये मैंने जस्ट स्टार्ट कराया वेरी सिंपल टॉपिक से। सर एक बार दोबारा समझा दो, लेट ज्वाइन किया था। ये तो यार बड़ा। हाँ जी, कोई बच्चा बताए, समझाओ जल्दी जल्दी 5 मिनट में कैसे होगा। जल्दी बताओ बेटा, कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताओ। मनदीप कुमार। जी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर एक बार हल्का सा ओवरव्यू दे दो सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो दे दिया। हाँ जी, इंद्रजीत राय। इंद्रजीत। यस सर। हाँ जी बेटा बताओ, क्या क्या करते हैं इसमें, जल्दी बताओ। बच्चे को बताओ क्या 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 करते हैं। व्हाट इज Cramer रूल? सर क्रेमर रूल में 3 इक्वेशन होता है सर, x y और z के फॉर्म में सर। सर चलो ठीक है, मैं फिर बताता हूँ। सर चलो 3 इक्वेशन इज गिवन। फर्स्ट वी राइट ax इक्वल टू b। ax इक्वल टू b लिख लोगे ना। a इज कोफिशिएंट ऑफ x y z। हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ x y z। बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? ओके। बाकी की नेटवर्क ए दिया होगा आपको, x दिया होगा, b दिया होगा। a आपको मैंने बता दिया कि कोफिशिएंट ऑफ x y z, x नंबर ऑफ अननोन, b जो राइट हैंड साइड में दिया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डेल्टा निकालना। डेल्टा इज नथिंग, जस्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। इसका डिटर्मिनेंट आपने निकाल दिया, वो आपका आ गया डेल्टा, ठीक है। उसके बाद आपने निकालना डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैसे निकालना है? जो आपका ये फर्स्ट कॉलम है 6 to 1, इसको b के साथ रिप्लेस कर देना है। 16 13 एंड 3, नेक्स्ट 2 कॉलम्स आर सेम। ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। फिर इसका भी डिटरमिनेंट निकाल देना, आपका डेल्टा 1 आ जाएगा। फिर आपने निकालना डेल्टा 2। डेल्टा 2 में क्या करेंगे? इसमें फर्स्ट कॉलम से प्लेस किया था, इसमें किससे कर देंगे? अब सेकंड जो कॉलम है, दिस सेकंड कॉलम डेल्टा में चेंज करना है, इसको बी के साथ प्लेस कर देंगे। तो देन अगेन वी फाइंड द डिटरमिनेंट। देन वी फाइंड डेल्टा 3। डेल्टा 3 में क्या करेंगे? अब थर्ड कॉलम को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। ऐसे इसका भी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद हमारे पास 4 डिटरमिनेंट आएंगे, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा। अब आपको x क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर x? आपका क्वेश्चन था सोल्व मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। सोल्व था डेल्टा 1 बाय डेल्टा। जो डेल्टा 1 आया होगा उसको डेल्टा से डिवाइड कर दो, डेल्टा 2 को डेल्टा से डिवाइड कर दो, डेल्टा 3 को डेल्टा से डिवाइड कर दो। जो ये x y z की वैल्यू आएगी, दिस इज योर आंसर। ओके,
ठीक है, एक्स की क्या वैल्यू? हाँ जी, x2, x is 2. Now any problem in Cramer rule? Okay सभी को Cramer rule? सर 4 तो सर ज्यादा हो सकते हैं इक्वेशंस। सर 4 तो ज्यादा हो सकते हैं इक्वेशंस। 4 इक्वेशन से ज्यादा भी, 5 भी हो सकती हैं। फिर उस पे सर क्रैमर उधर रूल से नहीं, फिर उस पे क्रैमर रूल नहीं लगेगा, उस पे जो मैं अगले मेथड कराऊंगा ना वो लगेगा। ठीक है, ठीक है। अभी मैं क्रैमर रूल बता रहा हूँ। क्रैमर रूल ओनली फॉर 3/3, 3/3 वाला आपको समझ लग गया सभी को? तो इसमें क्या है, सिंपल, क्या आपको आना चाहिए? ओनली डिटर्मिनेंट। आपको मोटा मोटा बताएं थोड़ा सा, एक आपको डेल्टा निकालना आना चाहिए, 1 इज डेल्टा 1, एक डेल्टा 2, थर्ड इज डेल्टा 3। 4 डिटर्मिनेंट आपको पता ना चाहिए कैसे निकालते हैं। और एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है? डेल्टा 1 बाय डेल्टा, बस इतना फार्मूला आप लिख लो। वाई कितना होता है? डेल्टा 2/डेल्टा, ठीक है। और जेड क्या होता है? डेल्टा 3/डेल्टा, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं डेल्टा? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए। डेल्टा 1 फर्स्ट कॉलम प्लेस करते हैं, डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम, डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम। तो वेरी सिंपल मेथड, दिस इज क्रैमर रूल। ओके, चलो ये तो हो गया। बच्चे अब ज्वाइन कर गए होंगे। अब मैं शुरू कराने लगा हूँ सिलेबस। ये आपके सिलेबस में है डिफाइन। आपको अगर आप, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भेजे उसमें क्वेश्चन आता है क्रैमर रूल से, ठीक है। आज मोस्टली सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो सबसे मेन टॉपिक है इसका, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये ध्यान से समझना। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मान लो मैंने इक्वेशन लिखी 2x माइनस वाई, ऐसा कुछ भी लिख रहा हूँ, प्लस वाई जेड इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन। x माइनस, यहाँ से समझना, नहीं प्रॉब्लम होगी वही बताना, प्लस 3z इक्वल टू 7, और फिर आएगा 4x माइनस 3y, कुछ भी, एनीथिंग। मैथ ऐसे समझना कि कुछ भी पेपर में आए आप कर पाओ, इक्वल टू 9। एक इक्वेशन मैंने ये लिखी है, एक मैंने लिखी है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 7, कुछ भी, 7z इक्वल टू 0, 4x माइनस 7y प्लस 19z इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा, मैंने ना 2 इक्वेशन सिस्टम लिखे हैं, ये वन सिस्टम है, ये सेकंड सिस्टम है। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या दिख रहा है आपको मोटा मोटा? सर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है तो फिर आगे चलते हैं। पढ़ा हुआ है सभी ने? भाई ये यूनिट का नहीं, नो सर। अगर यूनिट पढ़ा हुआ है तो बेटा फिर आगे उसी हिसाब से चलते ना। 1 मिनट होल्ड करना। थोड़ी सी पेशेंस से सुनना है आपने, ठीक है। ओके, चलो यहाँ नहीं दिखता जो, देखो मोटा मोटा, अगर किसी को नहीं पता व्हाट इज दिस, देखो इसके राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कोई नंबर है, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड में सारा क्या है? राइट हैंड साइड में सारे क्या है? देखो 0। इतना दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो हमारे पास ना 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। तो हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, माउस से लिखता हूँ, थोड़ा हैंड राइटिंग देख लेना। नोट्स रखने हैं साथ में नोट करना है सभी ने। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है नॉन होमोजीनियस, दोनों करेंगे आज सारा यूनिट करना है। नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस, ठीक है। नॉन होमोजीनियस मतलब वही जिसके राइट हैंड साइड में नॉन जीरो हो, मतलब ax इक्वल टू बी, जो अभी मैंने क्रैमर रूल में भी कराया, ठीक है। बी इज नॉन जीरो। होमोजीनियस सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें राइट हैंड साइड क्या हो? 0। यहां तक ओके सभी को? यहां तक ओके सभी को?
So there are Yes, two sir. type of system. One system is Yes, sir. known as non-homogeneous, and second system is homogeneous. And what is the meaning of non-homogeneous? If right hand side is not zero, कोई भी एक जीरो ना हो, नॉन जीरो हो, मान लो 2 जीरो दो, एक जीरो ना भी दिया हो, तो दिस इज कुछ भी एक, सारे जीरो नहीं होने चाहिए कहने का मतलब, तो दैट सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस. अगर सारे ही जीरो हैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड, दैट सिस्टम इज होमोजीनियस. तो हम आज पहले ये करने लगे हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व नॉन होमोजीनियस सिस्टम. ठीक है, चलो नॉन होमोजीनियस सिस्टम बताने लगा हूं मैं. नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस थ्योरी में थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम आएगी, थ्योरी में आपको शायद ना भी समय लगे, जब फिर क्वेश्चन करेंगे फिर आपने उसके साथ थ्योरी रिलेट करनी है. ठीक है, फिर बताना कि समय लगे. अब देखो आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया सॉल्व. ठीक है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, जहां तो आंसर निकलेगा या आंसर नहीं निकलेगा. समय लगी सभी को? व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज? आइदर सोल्यूशन एग्जिस्ट और सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. आपको कोई भी सिस्टम दिया हुआ है, या तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो या उसको सॉल्व नहीं कर सकते. चलो, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर, दो चीजें, दो पॉसिबिलिटी होती हैं. जो पहली पॉसिबिलिटी होती है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट, ठीक है. दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंस? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसका सोल्यूशन क्या करता है, क्या करता है? सोल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब उसका सोल्यूशन कोई ना कोई निकलेगा. ठीक है. इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा नो सॉल्यूशन. इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन. बस इसको आगे आपने सॉल्व नहीं करना, ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाए. ठीक है, वो बाद में बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा. आपका काम क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या वो बाद में मैं बताता हूँ. ठीक है, यहाँ तक समय लग रहा है? पहले है क्या? हाँ आपको जी. क्वेश्चन दिया है, या तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर एग्जिस्ट करता है ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट. अगर सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होता है इनकंसिस्टेंट. करना कैसे, डेट इज वो बात की बात. अब अगर कंसिस्टेंट है फिर दो पॉसिबिलिटी होती है. फिर अगर मतलब उसका सोल्यूशन है, अब पहले तो पता चल गया कि सोल्यूशन है. सोल्यूशन का मतलब या तो उसका यूनिक सोल्यूशन हो सकता है. यूनिक सोल्यूशन मतलब या तो उसकी यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब है उसकी एक एक्स वाई जेड की ओनली वन वैल्यू ही आएगी. ठीक है. जब दो सेकंड पॉसिबिलिटी होती है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. So these are the possibilities. Any problem up to this step? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नो सर. ठीक है. सो मोटा मोटा बताया, यही मेन टॉपिक है आपके सेकंड यूनिट का. सबसे मेन टॉपिक यही है, तो जितना पेपर देखोगे इसी में से दिखेगा आपको. ठीक है, सारा कुछ इसी में से निकलना है. ओके, अगर आपको ये समझ लग गया मतलब आपका सेकंड यूनिट ऑलमोस्ट खत्म हो गया. रैंक मैंने भेजा हुआ है, वो अगर वीडियो अच्छी तरह सुन लोगे मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी. सुनिए, किस किस ने सुनी है? सच बताना, किस किस ने सुनी है? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना बेटा. नहीं सुनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज सुन लेना. किस किस ने सुनी है? याद हैंड रेस करो. नहीं सुनी ना फिर आप लोगों ने. ये बेटा थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते हैं ना तो टीचर भी अपने, अब उनको, चलो फिर दोबारा. अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. अगर है आंसर तो या तो वो यूनिक आएगा या क्या उसके आएंगे इनफाइनाइट. दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो एक ही आंसर निकलेगा या एक से ज्यादा निकलेंगे. 2 3 4 5 उसको बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. यहाँ तक ओके है? अब आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? अब आपको मैं पूछ रहा था, पता चलेगा कि क्यों मैंने पूछा कि वो वीडियो जरूरी थी. ठीक है, चलो अब आओ आगे.
इसके लिए आपको चाहिए अगमेंटेड मैट्रिक्स। ये सुनी हुई है सभी ने? अगमेंटेड मैट्रिक्स सुनी है? नो सर। चलो सुनो फिर। What is meaning of augmented matrix? Suppose any system is given 2x minus 3y plus 4z, कुछ भी हो सकता है। यहाँ डाटा में भी वेरी, कुछ भी आपने ऐसे समझना कि डाटा कुछ भी हो जाए। 6 7x minus 4y plus z equal to 2, 3x minus 4y plus 2z, जे z है बेटा, इक्वल टू 5 सपोज। ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? ए लिखना आता है? ए क्या होता है इसमें? ए क्या है? ए क्या होता है? ए में तो प्रॉब्लम है कि कोएफिशिएंट ऑफ 2 कितना आएगा? 2 -3 4 7 -4 1 3 3 -4 एंड 2। ठीक है। और x भी आपको पता है। बी कितना है इसमें? बी कितना है? राइट हैंड साइड में जो लिखा हो 6 2 एंड 5। ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को या कई बुक्स में सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, या कई बुक्स में कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं सी से करूंगा। सो कैपिटल सी क्या होता है? राइट ए एंड बी टुगेदर इन वन मैट्रिक्स। ऐसे ए ऐसे कोलन लिख के बी, write A and B together in one matrix, that matrix is known as augmented matrix। तो C बहुत सिंपल है। C क्या होता है? so what is C? A और B को इकट्ठा करके लिखना है। so A कितना आ गया? 2 -3 4, यहाँ कोलन, कई कोलन लगाते हैं, कई बुक्स में लाइन लगाते हैं। आप कोलन, मैं कोलन लगाऊंगा। 6, सेकंड क्या है? 7 -4 1 कोलन कितना? 2, आगे 3 -4 एंड 2, यहाँ कोलन, और यहाँ 5। तो ए और बी को मोटा मोटा एक मैट्रिक्स में इकट्ठी करके लिख दो। उस मैट्रिक्स सी को क्या बोलेंगे? व्हाट इज सी? सी को क्या बोलेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एनी प्रॉब्लम इन दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? ओके No, sir. ओके सभी को? बाकी है क्लास में सभी लोग, या बस मैंने sir. अटेंडेंस नहीं ले रहा इसकी बेटा? ये आपके लिए। बाकी हो क्लास में? पहले मेरे को बताओ। यस सर। अब ठीक है, चलो। तो राइट ए एंड बी टुगेदर इन वन मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये सी का कंसेप्ट क्यों आया? ठीक है, अब वापस जा रहे हैं, मैं उसी क्वेश्चन पे वापस जा रहा हूं। तो देखो, यहाँ था नॉन होमोजीनियस सिस्टम की हम डिस्कशन कर रहे हैं। नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम की डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ था कंसिस्टेंट। क्या था? कंसिस्टेंट। और इस साइड क्या था? इनकंसिस्टेंट। ये बार बार इसमें मेरे को रब करना पड़ता है, बोर्ड में होता तो सीधा लिखा रहता। इनकंसिस्टेंट। ठीक है। कंसिस्टेंट। अब आपको कोई सिस्टम इक्वेशन दी होगी, आपको ऐसे 3 इक्वेशन गिवन होगी या 4 इक्वेशन गिवन होगी, कितनी मर्जी इक्वेशंस गिवन हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट का मतलब उसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने रैंक ऑफ ए का निकालना है। किसका रैंक निकालना है? ए का। ए दिया होगा ना आपको। और ऐसे ही रैंक ऑफ सी निकालना है। सी क्या था इसमें? व्हाट इज सी? सी क्या था? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर हाँ जी, दोनों का रैंक क्या आ जाए? इक्वल। आपने रैंक ए निकाला और रैंक किसका निकाला? सी का। अगर दोनों का रैंक क्या आ जाए? इक्वल, इसका मतलब वो गिवन सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट। तो सारा काम किसका है इसमें? किसका काम है सारा? सारा काम किसका है? रैंक। समझ लगी कंसिस्टेंट क्या होता है? सिस्टम चेक कैसे करना है? ओके, तो जस्ट फाइंड, सिंपल फाइंड रैंक ए एंड रैंक सी। इफ बोथ आर इक्वल देन गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आगे इनकंसिस्टेंट कब होगा? रैंक ए निकाला, दैट इज नॉट इक्वल टू किसके? रैंक सी। दोनों का रैंक इक्वल नहीं है, इसका मतलब गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट है तो वो क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा, इसको सॉल्व नहीं करना। उसके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस पे, इसके सभी के क्वेश्चन करेंगे ना आपको और क्लैरिटी होगी। अभी थ्योरी बता रहा हूँ मैं, नो सोल्यूशन, इसका मतलब वो क्वेश्चन वही खत्म हो गया, इसको सॉल्व नहीं करना। तो लिखेंगे गिवन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप, एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट अप टू दिस स्टेप? सर नो सर, थैंक यू नो सर। सर। हाँ जी, सर आगे इसी तरीके से करना जरूरी है? और कौन सा मेथड होता है? सर 12th क्लास में दूसरा मेथड था जो कि डी नॉट इक्वल टू 0 या डी इक्वल टू 0 करके करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे बेटा, ठीक है, ओके। 2x माइनस वाई प्लस, जब मैं ये लिंक खत्म हो गया ना, मैं साथ में आपको ना वो एक और भेजूंगा आपको लिंक, उसको ज्वाइन करना है, 2 आवर्स में खत्म कराना है। 7x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, हाँ जी, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 9। हाँ जी बेटा, अब मान लो आप जो बोल रहे हैं, मान लो ये इक्वेशन आ गई, हाँ जी, कैसे सोल्व करोगे उस सर मेथड से? पहले डेल्टा और डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाल के हाँ, 4 बाय उसके 4 का बाद सर डेल्टा 4 बाय 4 का डिटरमिनेंट निकाल लोगे? नो सर। इज डिटरमिनेंट पॉसिबल इन दिस केस? नहीं ना? नो सर। हाँ जी, समय लग गया क्वेश्चन। अब क्या था, जो हमारा +2 था डेट इज ओनली फॉर 2 by 2, 3 by 3, मैक्सिमम 4 by 4। ना क्वेश्चन सपोज 7 by 7 हो, 8 by 8 हो, 3 by 4 हो, मैट्रिक्स 3 by 4 बनता हो, सो इन दैट केस डिटरमिनेंट इज नॉट पॉसिबल ना। वो मेथड वहां क्या हो गए सारे, वो सारे मेथड वहां क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। हाँ, अगर आपको 3 by 3 का आता है तो यू कैन डू, बट अभी के लिए अब आपके सिलेबस में दिस है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो आपको इसी से ही करना पड़ेगा। ओके, समझ लगी ये टॉपिक बना क्यों? ओके सर। जो आपने पूछा उससे मैंने बता दिया कि ये टॉपिक बना क्यों। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस टॉपिक? जो आपने अभी तक पढ़ा दैट इज ओनली फॉर 3 by 3, 2 by 2। मान लो 7 by 7 का सिस्टम आ जाए, 6 by 6 का सिस्टम आए, इन दैट केस दैट मेथड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 6 by 6। अगर आता है किसी को तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, नहीं होता नहीं होगा वैसे, ठीक है। 5 by 4 का कैसे निकालोगे, 3 by 7 कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी, इसमें स्क्वायर नहीं आती, कुछ भी आ सकता है। चलो वो खत्म हो गया काम, यहां तक ओके हो गया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ओके। अब यहाँ फिर प्रॉब्लम है, अगर कंसिस्टेंट है तो फिर इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटी होती है? अब यूनिक एंड अब आपको पता चल गया यूनिक कंसिस्टेंट है, पर आगे फिर प्रॉब्लम है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो या यूनिक हो सकता है या क्या हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, वन इज सेम थिंग। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, कई बुक्स में इनफाइनाइट लिखा होता है, कई में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन लिखा होता है, ठीक है। अब फिर आपने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये लगता ही डिफिकल्ट है जब हम क्वेश्चन करेंगे ओनली 3 लाइन क्वेश्चन। थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, आपको थ्योरी अगर आपको 5 to 10% जो मैं बोल रहा हूँ ये भाई समय लगना चाहिए, ओनली 5 to 10%, ठीक है। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको लगेगा ये टॉपिक है ही नहीं कुछ, बस आपको वो याद ही हो जाएंगी चीजें, ठीक है। सो रैंक ए तो रैंक सी के इक्वल है, बट लेस देन n। व्हाट इज n इन दिस केस? नहीं सॉरी, इक्वल टू n, सॉरी। रैंक सी के इक्वल है बट ऑल्सो इक्वल टू n। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन्स। व्हाट इज मीन नाउ, व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ अननोन होते जितने x में होते थे, x में मैंने क्या लिखा था, इसमें क्या लिखा था, x y एंड z। तो इसके नंबर ऑफ अननोन कितने हुए, इसके नंबर ऑफ अननोन कितने हुए? 3। इसका मतलब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका इसका क्वेश्चन क्या होगा, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपने रैंक ए निकाला, वो भी कितना आ गया, रैंक ए निकाला वो भी कितना आ गया, 3।
रैंक सी निकाला, वो भी कितना आ गया, कितना आ गया, वो भी 3। 3 और नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं, 3। सो दैट केस, दैट इट मीन दैट इक्वेशन हैज, उसका मतलब वो उसका क्या होगा फिर, उसका क्या होगा, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो क्लियर है यूनिक सॉल्यूशन। ये अभी अभी लग रहा है एक एक, जब आपने यही निकालिया वहीं से पता चल रहा है कि दोनों रैंक निकाले होंगे ना, बस आपने कंपेयर ही करना उसके साथ। ऐसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होगा, अभी मैंने लिख दिया था, क्या होगा, रैंक ए तो रैंक सी के इक्वल है, बट क्या है ये, लेस देन, नॉट लेस देन, नॉट इक्वल टू नहीं, लेस देन एन, लेस देन ही आएगा, नॉट इक्वल टू मतलब लेस देन एन मतलब नंबर ऑफ अननोन। इसका क्या, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसकी एग्जांपल क्या होगी, आपके नंबर ऑफ अननोन तो कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3। मान लो आपने रैंक ए निकाला, वो कितना आ गया, 2। रैंक सी भी कितना आ गया, 2। तो 2 इज लेस देन 3। इसका मतलब सारा काम किसका है, रैंक का। डेट्स व्हाई आई आस्क्ड कि वो लेक्चर जरूरी था, मैंने काफी बार रिपीट किया कि रैंक निकालना, उसमें मैंने हर तरह की मैथड्स का, अगर किसी ने देखा हो ना, रैंक निकालना सिखाया हुआ, एवरी मेथड, कुछ भी आ जाए उसमें आप रैंक निकाल पाओ। चलो इसमें भी अब करेंगे। सो दिस इज ऑल द थ्योरी अबाउट नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट देर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम, नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस। हम नॉन होमोजीनियस डिस्कस कर रहे हैं। अगर नॉन होमोजीनियस होगा, इसकी 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कैसे होगा, वो कैसे पता चलेगा, आप रैंक ए निकालोगे, रैंक सी, सी मैंने बता दिया व्हाट इज सी। अगर दोनों का रैंक बराबर हो, इसका मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसके बाद आगे 2 पॉसिबिलिटी और होगी। अगर सोल्यूशन है, या तो वो एक सोल्यूशन होगा या ज्यादा सोल्यूशन होंगे। अगर यूनिक है तो उसके लिए आपको वो जितना रैंक निकाला वो आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन होना चाहिए, इसका मतलब दैट सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन। इफ रैंक ए रैंक सी बराबर तो है बट लेस देन एन, जितने अननोन है उससे लेस देन है, तो दैट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट तो सीधा ही खत्म हो जाता है, अगर वही क्वेश्चन का रैंक खत्म हो गया तो उसको आपने सॉल्व करना ही नहीं, वो क्वेश्चन वही खत्म हो गया। ठीक है।